तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के औद्योगिकरण के युग के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। दोस्तों इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। इसका क्या कारण था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में अनेक उद्योगपति मशीनों के स्थान पर हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते थे। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। देखिए पहला कारण क्या चीज था कि इंग्लैंड में कम मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध थे, इसलिए उद्योगपति इसको क्या करते थे, लाभ उठाते थे। यानी देखिए पहला कारण क्या चाहिए कि इंग्लैंड में सस्ता में मजदूर मिल जाता था। ठीक, तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण देखिए क्या चाहिए कि मशीनों को लगाने में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी, साथ में मशीन को खराब होने पर उसकी मरम्मत कराने में अधिक खर्च होता था। तो देखिए ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या चाहिए कि एक बार मशीन लगाए जाने पर उसे सदैव व्यवहार में लाना पड़ता है, परंतु श्रमिकों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई जाती थी। यानी कहने का मतलब कि एक बार मशीन लगा जाने पर क्या होता था कि हमेशा उसको मतलब काम करना पड़ता था, परंतु मशीन अथी जो श्रमिक है, श्रमिक को आप बढ़ा भी सकते थे और घटा भी सकते थे। यानी जितना श्रमिक को आपको आवश्यकता उतने नौकरी पर रखिए, बाकी जितना का आवश्यकता है उसको नौकरी से बाहर कर दीजिए। तो ये होता था तीसरा फायदा। चौथा फायदा देखिए कुछ है कि विशेष प्रकार के सामान सिर्फ कुशल कारीगर के हाथ से ही बना सकते हैं। मशीन विभिन्न डिजाइन और आकार के सामान नहीं बना पाते। तो देखिए चौथा का कारण है कि जो कुछ मेन डिजाइन होता है जो सिर्फ मशीन के द्वारा नहीं बनता, बल्कि बनता है सिर्फ कारीगर के द्वारा, और वो भी कुशल कारीगर के द्वारा बनता है। तो इसलिए चौथा कारण ये भी है कि श्रमिक को वैल्यू दिया जाता था पहले। ठीक, तो हो गया चौथा कारण। पांचवा कारण देखिए क्या है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में हाथ से बनी चीज़ों की बहुत अधिक मांग थी। हाथ से बने सामान परिवक्षित सुरुचिपूर्ण अच्छी फिनिश वाली बारीक डिजाइन और विभिन्न, इसलिए आधुनिकरण के युग में मशीन के व्यवहार के बावजूद हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की मांग बनी रही। तो ये हो गया देखिए पांचवा कारण हो गया। क्या हो गया? पांचवा कारण। यानी देखो श्रमिकों की मांग बनी रहने का क्या चाहिए, पांचवा कारण ये हो गया। तो ये देखो दोस्तों हो गया आपका पहला का उत्तर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्रों की मांग बने रहने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल से भारत का वस्त्र उद्योग अत्यंत विकसित स्थिति में था। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ देखिए जो प्राचीन काल में भारत का वस्त्र उद्योग का था, विकसित था। बोला यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते। भारतीय वस्त्र की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी हुई थी, जिसका मुख्य कारण था ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग उस समय विकसित स्थिति में नहीं पहुंचना। यानी देखिए क्या था कि उस टाइम जिस टाइम भारत में वस्त्र उद्योग था, उस टाइम ब्रिटेन में क्या वस्त्र उद्योग का उतना विकास नहीं हुआ था। ठीक, एक कारण ये हो गया। देखिए और क्या बोला कि एक अन्य कारण यह था कि जहाँ अन्य देशों में मोटा सूत बनाया जाता है, वहीं भारत में महीन किस्म का सूत बनाया जाता है। देखिए दूसरा कारण क्या चाहिए कि भारत में अन्य देश में मोटा सूत बनता, तो वही भारत में क्या बनता था, महीन सूत बनता था। देखिए भारत में महीन सूत बनता, तो ये दूसरा कारण है जिसमें महीन सूती वस्त्र बनाया जाता है। तो इसलिए आर्मेनियम और फारसी व्यापारी पंजाब, अफगानिस्तान, पूर्वी और फारस और मध्य एशिया के मार्ग से भारतीय सामान को ले जाकर इसे बेचते थे। तो ये देखिए हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी वस्त्र की नियमित आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल में राजनीतिक सत्ता की स्थापना से के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों का कपड़ा प्राप्त कर उनका निर्यात करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कंपनी राज की स्थापना से परिदृश्य बदल गया। सूती वस्त्र उद्योग में व्याप्त प्रतिबंधियों को समाप्त कर उस पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण और प्रतिबंध की नीति अपनाई, जिससे उसे वस्त्र की आपूर्ति लगातार होती रही। इसके लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। तो देखिए पहला कदम क्या चाहिए था कि गुमास्तों की नियुक्ति करना। तो देखिए पहला क्या चाहिए, गुमास्तों किसे कहते हैं? देखिए कपड़ा व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए बिचौलिया को समाप्त कर एवं बुनकरों पर सीधा नियंत्रण रखना आवश्यक था। इसके लिए कंपनी ने अपने नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जो गुमास्त कहे जाते हैं। यानी देखिए गुमास्त क्या है, तो गुमास्त है कंपनी का ही एक नियमित कर्मचारी। क्या चाहिए, कंपनी का ही एक नियमित कर्मचारी है जो क्या करते हैं, वो कंपनी ही उसको चूज करती है। ठीक, इनका मुख्य कारण है बुनकरों पर नियंत्रण रखना। जो गुमास्त इसका मुख्य कारण क्या चाहिए, बुनकरों पर नियंत्रण रखना। और क्या चाहिए, उनसे कपड़ा इकट्ठा करवाना तथा बुने गए वस्त्रों की गुणवत्ता का जांच करना। यानी देखिए एक तरह से सुपरवाइजर का काम करता है। ठीक, इस कपड़ा का देखिए इकट्ठा करेगा, बुने वस्त्रों का काज करेगा, गुणवत्ता का जांच करेगा। तो ये था क्या चाहिए, गुमास्तों का काम। अगला देखिए दूसरा का कदम था कि बुनकरों को पेशगी की व्यवस्था। यानी बुनकर से स्वयं तैयार सामान प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उन्हें अग्रिम राशि या पेशगी देने की नीति अपनी। यानी अग्रिम राशि या पेशगी का एक मतलब एडवांस देने की कोशिश किया। क्या किया, एडवांस। तो एडवांस देने से क्या होता था कि देखिए उन लोग दूसरा के अग्रिम राशि प्राप्त कर बुनकर अब सिर्फ कंपनी के लिए वस्त्र तैयार करते थे। यानी उन लोग दूसरा के काम नहीं करता था, जो कंपनी उसको एडवांस देता था उसी को वस्त्र बना कर देता था। तो ये हो गया इसका दूसरा स्टेप।
वे अपना माल कंपनी का अतिरिक्त अन्य किसी व्यापारी को नहीं बेच देते। तो ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन क्यों बढ़ा, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिकरण उत्पादन की धीमा रहा, परंतु युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी तेजी है, जिसके निम्नलिखित कारण प्रमुख। तो देखिए पहला कारण क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में सैनिक आवश्यकता के अनुरूप अधिक सामान बनाए जाने लगे। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन में जो सैनिक का जो आवश्यकता वाला सामान था वो क्या हो रहा था, अधिक बनाए जा रहे थे। लेकिन जिससे मैनचेस्टर में बनने वाले वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई, जिसमें भारतीय उद्यमियों को अपना गए वस्त्र की खपत के लिए देश में बहुत बड़ा बाजार मिल गया। फलतः सूती वस्त्र का उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो ये हो गया देखिए पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि विश्व युद्ध के लंबा खींचने पर भारतीय उद्योगपतियों ने भी सैनिक की आवश्यकता के लिए सामान बनाकर मुनाफा कमाना सोचा। यानी देखिए विश्व युद्ध का हो रहा कि लंबा खिंचा रहा था, तो इसलिए का किया कि जो भारत का उद्योगपति था इसका फायदा उठाने के लिए का किया कि जितना भी सैनिक का जो आवश्यकता वाला सामान है ना सबको काज करना बनाने के लिए तैयार हो गया, बनाकर काज करना चाह रहा था, मुनाफा कमाना चाह रहा था। सैनिकों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए देशी कारखानों में सैनिकों के लिए वर्दी, जूते, जूट की बोरियां, टेंट, जीन इत्यादि बनाए जाने लगे, जिससे देशी कारखानों में उत्पादन बढ़ा। देशी कारखानों का जो उत्पादन बढ़ा। तो हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण का चाहिए कि युद्ध काल में कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अनेक नए कारखाने खोले गए, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए इससे क्या हुआ कि मजदूर की संख्या में भी वृद्धि हो गई, इनके कार्य करने के अवधि में भी बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन में क्या हुआ, तेजी से वृद्धि हुई। ठीक, तो हो गया तीसरा कारण। तो हो गया चौथा का उत्तर। देखिए चौथा का उत्तर में 3 कारण दिए हैं। चौथा का उत्तर में पूछा था कि कारण व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने के लिए देखिए हम लोग 3 कारण बताए। ठीक, तो हो गया चौथा का उत्तर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा चोला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 5 कारणों को उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पहला कारण क्या चाहिए, भौगोलिक स्थिति। पहला क्या चाहिए, भौगोलिक स्थिति। पहला देखिए कारण क्या चाहिए, भौगोलिक स्थिति, यानी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए क्या चाहिए बोला कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति उद्योग धंधों विकास के लिए अनुकूल थी। कटे हुए समुद्री किनारों के कारण उसके पास अच्छे बंदरगाह थे, उसके पास क्या थे, अच्छे बंदरगाह थे। अतः समुद्री मार्ग से कच्चा माल आयात करने एवं निर्मित वस्तुओं को निर्यात जो औद्योगिकरण की आवश्यकता है, जो सुविधा इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड बाहरी कारबों से भी क्या था, सुरक्षा था। यानी देखिए पहला कारण क्या चाहिए कि इंग्लैंड में भौगोलिक स्थिति। दूसरा का चाहिए खनिज पदार्थ की उपलब्धता। तो देखिए औद्योगिक कारण का दूसरा का चाहिए खनिज पदार्थ के उपलब्ध कारण। देखिए इंग्लैंड के प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा और कोयला की खानें उपलब्ध थी। इनसे औद्योगिक विकास के लिए खनिज आसानी से उपलब्ध हो गया। अब देखिए तीसरा कारण कुछ मजदूरों की उपलब्धता। तो देखिए बाड़ाबंदी कानून से जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं भूमि पतियों को लाभ हुआ। वही छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो गए। उनके सामने आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। ये किसान औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने लगे और कारखानों में काम करने के लिए विवश हो गए। इसलिए इंग्लैंड में कल कारखानों के लिए सस्ते मजदूर सुलभ हो गए। चौथा कारण का चाहिए कि देखिए नए नए मशीनों का आविष्कार था। औद्योगिक क्रांति लाने में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन लोगों ने नए नए मशीनों का आविष्कार किया, जिससे वस्तु उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था और खनन उद्योग में प्रगति हुई। ठीक, देखिए 5वां कारण क्या है कि परिवहन की सुविधा। तो देखिए कारखानों में उत्पादित वस्तुओं तथा कारखानों तथा कच्चा माल पहुंचाने के लिए आवागमन साधनों का विकास किया गया। सड़कों में जहाज रानी का विकास हुआ, आगे चलकर रेलवे का भी विकास हुआ, जिससे औद्योगिकरण की क्या हुई, सुविधा हुई। तो देखिए औद्योगिकरण के 5 कारण था कि जिसके कारण क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई, क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विवेचना किया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण ने व्यापक रूप से इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। कालांतर में विश्व अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का अग्रलिखित निम्नलिखित परिणाम हुआ। पहला परिणाम देखिए क्या हुआ कि कारखानेदारी का विकास हुआ। दूसरा का हुआ कि नगरों के स्वरूप में परिवर्तन विकास हुआ। और देखिए तीसरा का चाहिए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। चौथा का जो श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। 5वां का जो कि बाल श्रम की प्रथा का विकास हुआ। तो देखिए क्या हुआ कि पहला का बोला कि कारखानेदारी प्रथा का विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़ी संख्या में विशाल कारखाने खुल गए, जिनमें बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगे। इसमें इंग्लैंड का भूमध्य परिवर्तित हो गया, यानी इंग्लैंड का जो शहर का चौरा परिवर्तित हो रहा है, यहाँ हुआ कारखाना का काचो के ज़्यादा विकास हुआ। दूसरा काची बोला था कि नगरों के स्वरूप में परिवर्तन। तो देखिए कारखाने की स्थापना से तत्कालीन नगरों का स्वरूप बदल गया। अब आधुनिक नगरों का उदय हुआ। नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया, अनेक नगर औद्योगिक केंद्र बन गए। तीसरा का चीज हुई पूंजीपति वर्ग का विकास। तो देखिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। कुलीन, संपन्न एवं व्यापारी का अपनी अतिरिक्त पूंजी उद्योग में निवेश करने लगे। इससे उद्योग पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हुआ। सामाजिक राजनीतिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। चौथा का चाहिए कि श्रमिक वर्ग का उदय। तो देखिए औद्योगिकरण के कारण कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये अपना घर गाँव छोड़कर शहरों में आकर कारखाने में काम करने लगे।
परंतु इनकी स्थिति शोचनीय थी। वे शोषण, गरीबी और भुखमरी के शिकार बने रहे। पाँचवा देखिए काची कारण था। पाँचवा की बाल श्रम की प्रथा का विकास हुआ। तो देखिए कारखानेदारी के प्रथा के विकास ने बाल श्रम की प्रथा को बढ़ावा दिया। उद्योगपति इन्हें कम मजदूरी पर ही बहाल कर इन्हें कारखाने में काम लेते थे, जिनसे उन्हें क्या होता था, मुनाफा होता था। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण का भारत पर प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव देखिए क्या चाहिए, उद्योगों का विकास हुआ। देखो औद्योगिकरण से क्या हुआ, भारत में उद्योगों का विकास होता है। देखिए इसका क्या होगा, औद्योगिकरण के विकास के पूर्व भारत में उत्पादन का कार्य छोटे गृह कार्यों उद्योगों में होता था। अब उत्पादन कारखानों में होने लगा। कपड़ा बुनने, सूत काटने के मिल स्थापित हुए। मशीनों को व्यवहार कर कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, कोयला, सीमेंट, चीनी, कागज, शीशा और अन्य उद्योग स्थापित हुए, जिनमें बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ। दूसरा देखिए क्या हुआ, औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिला। तो देखिए औद्योगिकरण के नगरीकरण को बढ़ा दिया। औद्योगिकरण केंद्र नगर के रूप में परिवर्तित हुए। वहाँ बाहर के लोग को आकर बसने लगे। जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण पुराने नगरों जैसे मुंबई, कलकत्ता की समृद्धि में वृद्धि हुई। तो नए नगर के भी विकसित हुए, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, सिंधरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि। तो देखिए ये सब का छुआ कि नए नए नगर विकसित हुए लगे। अब देखिए औद्योगिकरण से तीसरा का चीज फायदा होता है भारत को। तो देखिए कुटीर उद्योग की उन्नति हुई। तो देखिए कारखानों की स्थापना ने परंपरागत कुटीर और लघु उद्योग के कथी कर दिया, पतन कर दिया। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के महत्व पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिकरण कारखानेदारी व्यवस्था ने कुटीर उद्योग के एवं इसके कार्यरत श्रमिकों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। उन्हें विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। तो उन्हें किसके कगार पर पहुंचा दिया, यानी कुटीर उद्योग को विनाश के कगार पहुंचा दिया। तथापि वो पूर्णतः नष्ट नहीं हुए। स्थानीय स्तर पर कार्यरत रहे। बुनकर एवं व्यवसाय तो फलता फूलता रहा। 1905 में बंगाल विभाजन, भंग और स्वदेशी आंदोलन कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित कर दिया। यानी देखिए 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ और क्या चीज था, ये बंगाल भंग जो स्वदेशी आंदोलन था ना, ये क्या चीज कि कुटीर उद्योग को फिर से जीवित कर दिया। कुटीर उद्योग को फिर से जीवित कर दिया। महात्मा गांधी ने जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया। साथ ही राष्ट्रीय आय का समान वितरण भी ये सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग का एक लाभ यह है कि इनकी स्थापना में पूंजी भी कम लगती है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान कुटीर उद्योग द्वारा ही होता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति और क्षेत्रवार संतुलित विकास के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। कुटीर उद्योग से शिल्पियों एवं कारीगरों के शहरों के ओर पलायन करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगता है। कुटीर उद्योग में निर्मित कपड़ों और कलात्मक वस्तुओं का निर्यात भी होता है। 2 विश्व युद्ध के मध्य कुटीर उद्योग में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन और मांग में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय स्तर पर कुटीर उद्योग आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था क्या चीज कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का महत्व पर प्रकाश डाले। तो देखिए यही कुटीर उद्योग का महत्व था। क्या चीज था, यही सब महत्व था। तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर खत्म कर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हम शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।